हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश शाला। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने वो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एज यू कैन सी हियर इट इज़ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, राइट। हम इन्हें पैरा जंबल भी बोलते हैं, राइट। हम इन्हें पैरा जंबल भी बोलते हैं, पैरा जंबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज पैरा जंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये किस तरीके का क्वेश्चन है और किन किन तरीके के एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं इनका पैटर्न क्या होता है, ये हमेशा याद रखिए। जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है या पैरा जंबल जो होता है वो हमारे एसएससी एग्जामिनेशंस में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, सीडीएस के एग्जामिनेशन में, एएफ कैट के एग्जामिनेशन में, राइट, और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप इनके आगे बढ़ेंगे तो आप क्लैट और कैट के एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बट उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो अभी हमारा सिर्फ पर्पस यहाँ पे एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट या बैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पैरा जंबल से आते हैं या रीअरेंजमेंट से आते हैं, बस हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हमारा सिर्फ फोकस किन पॉइंट्स पे होगा, इन सारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट पे होगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि क्या डिफरेंस है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैरा जंबल में जो एसएससी में आता है, एनडीए में आता है, सीडीएस या एफ कैट में आता है या बैंकिंग में आता है, राइट। तो आप लोग पहले डिफरेंस देखिए। अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आपको टेक्निक भी समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं और किस टाइप की हमें प्रिपरेशन करनी है, तो आप खामखा एनर्जी वेस्ट करेंगे दूसरे टेक्निक्स एंड ट्रिक्स पर, राइट। बिकॉज एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही ट्रिकी चलना होता है सो दैट यू कुड सेव योर टाइम, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल जो PQRS के फॉर्म में आते हैं, PQRS, राइट। अब PQRS के फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट में वो किस तरीके के होते हैं। कभी कभी सेंटेंस 1 दे दिया जाता है, बीच में PQRS ये 4 सेंटेंस को जंबल कर दिया जाता है, फिर सेंटेंस 6 भी दे दिया जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है, और बीच के जो 4 सेंटेंस हैं PQRS ये जंबल कर दिया जाता है। यानी कि सीक्वेंस में नहीं, ये 4 सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं है, इन्हीं का हमें करेक्ट सीक्वेंस या रीअरेंजमेंट करना होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल, यानी जो जंबल्ड है, राइट। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करेंगे तो इसके लिए अब आपको A, B, C, D यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है। ऑप्शन कैसे होगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन है RSQP, दूसरा हो सकता है QPRS, C ऑप्शन हो सकता है RQPS, D ऑप्शन हो सकता है PQRS। तो अब आपको फर्स्ट सेंटेंस यानी बिगिनिंग सेंटेंस दिया है और एंडिंग सेंटेंस दिया है, कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया है, बीच में हमें पढ़ करके सीक्वेंस निकालना होगा। जो सही सीक्वेंस वाला पैरा जंबल यानी कि ऑप्शन क्लियर होगा वही हमारा आंसर होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है S1 S6 नहीं देगा, ये हटा देगा, सीधे सीधे PQRS टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं एसएससी में पूछे जाते हैं, राइट, आपके एनडीए में पूछे जाते हैं, सीडीएस में पूछे जाते हैं और एफ कैट में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक। और इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपका ABCD 4 ऑप्शन आता है। लेकिन अब बात करें हम बैंकिंग की, तो बैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में A, B, C, D, E, F या GH भी करके सेंटेंसेस दे सकते हैं। यानी कि एक पूरा पैराग्राफ होता है जो कम से कम 6, 7 या 8 सेंटेंसेस में दिया होता है। अब इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ एक ही होगा लेकिन क्वेश्चंस कम से कम 5 बनते हैं इस पे। कैसे, जैसे इसमें क्वेश्चन बन गया कि आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऑफ द पैराग्राफ विच वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, या आफ्टर द रीअरेंजमेंट विच कैन बी द सेकेंड सेंटेंस, या आफ्टर द रीअरेंजमेंट विच कैन बी द लास्ट सेंटेंस, विच कैन बी द फोर्थ सेंटेंस। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें और इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली जो बात है वो देखिए कि इसमें पूरे पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बना, और बैंकिंग में जो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आया था ABCDEFGH करके जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं,
इसमें एक ही पैराग्राफ होगा और एक पैराग्राफ के बेस पर आपके कम से कम 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें खास बात क्या है, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें पूछा कि आफ्टर रीअरेंजमेंट विच सेंटेंस शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। अब मान लीजिए आपने कहा डी, अब मान लीजिए डी रहा हो थर्ड सेंटेंस और सी रहा हो फर्स्ट सेंटेंस। अब अगर आपने डी को फर्स्ट बता दिया जबकि ये थर्ड था, तो ऑब्वियस सी बात, अब फर्स्ट को भी आपने गलत कर दिया, राइट। तो जब यहां पे एक मिस्टेक करेंगे तो दूसरी मिस्टेक अपने आप हो जाती है। लेकिन यहां पूरे पैराग्राफ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है जो या तो सही होगा या गलत होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए कि किन किन एग्जामिनेशंस में इस टाइप के पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में क्या टेक्निक हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हम कम समय में पैराजंबल को सॉल्व कर लें या सेंटेंस रीअरेंजमेंट को क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। सो वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन regarding sentence rearrangement or parajumble. So as earlier I told you, you can see here the first question has S1. S1 means sentence 1, that is the beginning of the paragraph, and S6 means last sentence, means sixth sentence, that is the closing sentence. The first sentence says, advocates of space program argue for spending huge amounts of money on exploring Mars. अब व्हाट डज दिस सेंटेंस से कि जो एडवोकेट्स हैं, यानी एडवोकेट्स मीन द पीपल हु फेवर, एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू, जो स्पेस प्रोग्राम के एडवोकेट्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स। मार्स को एक्सप्लोर करने में जो अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को जो स्पेंड करना है, इस बात के लिए एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू कर रहे हैं कि यानी कि हमें मार्स पर पैसे खर्च करने चाहिए उसे एक्सप्लोर करने में। अब देखिए, मान लीजिए हमें सेंटेंस 1 मिल गया। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है क्यू पी आर एस, बी एस आर क्यू पी, सी आर एस पी क्यू एंड डी एस पी आर क्यू। अब ये श्योर है कि सेंटेंस 1 के बाद जो बिगिनिंग सेंटेंस होगा या तो क्यू होगा, एस होगा, आर होगा या एस होगा, यानी क्यू एस आर। अब हमें कनेक्ट करना है सेंटेंस 1 से क्यू एस आर को। अब अगर हम क्यू पढ़े तो वर्स्ट, जैसा कि खुद कह रहा है, देखो ये वर्ड वर्स्ट, डू वी फाइंड एनी कनेक्शन? आई डोंट थिंक कि हमें कोई कनेक्शन मिल रहा है बिटवीन एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम से और वर्स्ट का। वर्स्ट तो यानी कि कुछ और इससे पहले बात हुई है तभी हमने वर्स्ट इसका एक रिजल्ट दिया है, राइट। अगर हम क्यू को ना बिगिनिंग माने, एस को माने, तो देखिए एस कह रहा है दीज इंथुसियास्ट्स आर्ग्यू दैट। अब दीज इंथुसियास्ट, ये इंथुसियास्ट कौन है? दीज आर द एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम, यानी कि जो सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, स्पेस प्रोग्राम के एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे एस में मिल जा रहा है, दीज इंथुसियास्ट, यानी कनेक्ट कर रहा है, यानी दीज इंथुसियास्ट आर्ग्यू दैट मार्स कुड बी अ पेरिनियल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर अस अर्थलिंग्स, यानी कि जो स्पेस प्रोग्राम के एडवोकेट्स थे वही यहाँ पे दीज इंथुसियास्ट हैं और वही ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर मार्स को एक्सप्लोर करने में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आज स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्स कुड बी अ पेरिनियल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर अस अर्थलिंग्स। अस अर्थलिंग्स मीन्स वी द पीपल ऑफ अर्थ, राइट। यानी कि S1 के बाद, सेंटेंस 1 के बाद S इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एज द सेकेंड सेंटेंस। फिर भी हम आर को भी पढ़ लेते हैं, दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक। अब देखिए दीज इंथुसियास्ट के बाद दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक, यानी अनरियलिस्टिक के बारे में कहीं बात हुई होगी तभी तो दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक की बात कर रहा है, यानी कि इट कैन नॉट बी द सेकेंड सेंटेंस, राइट। इट मीन्स सबसे प्रॉपर जो सेकेंड सेंटेंस हो सकता है वो एस है, यानी S1 के बाद हमारा एस आना है। अब एस देखिए 2 ऑप्शन में, बी में और डी में। अब एस के बाद या तो आर आएगा, एस के बाद या तो पी आएगा। अब हमें सेकेंड तो मिल गया, हमें अब थर्ड सेंटेंस की तरफ चलना चाहिए। एस के बाद आर, एस के बाद पी। अब आर सीधे कह रहा है दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन इंटरप्लैनेटरी मूवमेंट ऑफ मीन एंड मटेरियल। इसका मतलब कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक की बात कर रहा है, ये आर कर रहा है, राइट। अगर आर ये कह रहा है दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट, हमने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कशन कर दिया, अगर अनरियलिस्टिक की बात कर रहा है तो इसका मतलब ऑल्सो लगा, इसके पहले कोई स्टेटमेंट होना चाहिए और वो स्टेटमेंट देखिए पी है, पी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जब एंथुसियास्ट ने आर्ग्यू किया कि मार्स कुड बी ए पेरिनियल सोर्स ऑफ मटेरियल,
तो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रहा है, बट देर इज नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। यानी कि इंथुजियास्ट बात तो करने की हमें मार्स पे खूब पैसे खर्च करने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पेरेनियल सोर्स ऑफ मटेरियल हो सकता है हमारे लिए। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, कह रहा है पी, बट यानी पी कंट्राडिक्ट कर रहा है, यही एस के बाद सुटेबल सेंटेंस होगा, एस के बाद पी। अब एस के बाद पी किस ऑप्शन में है? डी, यानी डी शुड बी द करेक्ट आंसर। एस के बाद पी, अब पी के बाद देखिए आर कैसे कनेक्ट कर रहा है, जब पी कह रहा है बट देर इज नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। चलिए पैसे तो खर्च करने की बात कर रहे हैं, बट कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं जो हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं मार्स से अर्थ पे वो कोई वैल्यूएबल मिनरल होगा। और वर्स्ट आर ये भी कह रहा है देयर ऑल्सो अनरियलिस्टिक, और अनरियलिस्टिक भी है इस चीज़ के बारे में। अभी जो आर्ग्यू कर रहे हैं लोग एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम, अभी उन्हें भी नहीं पता कितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ जाएगा, राइट, उन मटेरियल को इंटरप्लेनेटरी मूवमेंट में फ्रॉम मार्स टू अर्थ। और वर्स्ट और सबसे बुरा क्या होगा कि नोबडी हैज़ एनी आइडिया व्हाट अनडिजायरेबल माइक्रोब्स और पॉइजनस मटेरियल्स वी विल बी इंपोर्टिंग फ्रॉम मार्स। सबसे बुरा तो ये होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कौन सा अनडिजायरेबल माइक्रोब्स और पॉइजनस मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे मार्स से अर्थ को। अब आपको एकदम सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा कि S1 के बाद जो दूसरा सेंटेंस आना चाहिए दैट शुड बी S, एंड S के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, R या P। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लॉजिक लगा के कि S के बाद जो आना चाहिए वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है P। तो S के बाद अगर P आ रहा है तो P के बाद R, R के बाद Q शुड बी द लास्ट, हेंस SPRQ इज द आंसर एंड दैट इज D। तो ये आई होप ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं SSC में, NDA में, CDS में, FCAT में इस टाइप के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, राइट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ कोर्स some time ago it crashed in the mountains and its pilot was killed। यानी कि लाइट पैसेंजर मीन छोटा पैसेंजर प्लेन, यानी कि लाइट पैसेंजर प्लेन मीन्स छोटा पैसेंजर प्लेन, जो हल्का पैसेंजर प्लेन है, जो बहुत कम कैपेसिटी वाला है। तो कुछ समय पहले एक लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ कोर्स, कोर्स मतलब वे, पाथ, रास्ते से भटक गया, एंड इट क्रैश्ड इन द माउंटेन्स एंड इट्स पायलट वाज किल्ड। तो ये जाके क्रैश कर गया कहाँ, माउंटेन्स में, और इसका पायलट मर गया। अब जब पायलट मर गया तो हमें कनेक्ट करना है अगला सेंटेंस को। अब पहले ऑप्शन पे आइए, हमने हमेशा कहा था कि सेंटेंस फर्स्ट पढ़ के पहले ऑप्शन देखिए। ABCD, A स्टार्ट हो रहा है P से, B स्टार्ट हो रहा है Q से, C स्टार्ट हो रहा है S से, और D स्टार्ट हो रहा है R से, यानी PQRS चारों स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें S के बाद अगर हम P पे चलते हैं, P कह रहा है स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड। सीधे हम पैसेंजर की बात कर रहे थे, पायलट वॉज किल्ड, और सीधे हम आ गए स्नो पे, तो कहीं ना कहीं P से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर हम क्यों भी चलें, इट वॉज द मिडिल ऑफ विंटर, ठीक, ये तो सही है, इट वॉज द मिडिल ऑफ विंटर। और मिडिल ऑफ विंटर की बात करेंगे तभी तो हम कहेंगे बिकॉज विंटर था इसलिए स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, इसीलिए स्नो चारों तरफ ग्राउंड पर फैली हुई थी। तो ये श्योर है कि क्यू के बाद पी ही आएगा। अब यहाँ पे एक टेक्निक हम यहाँ निकाल सकते हैं, क्यू के बाद पी देख लें किस किस सेंटेंस में है, सॉरी किस किस ऑप्शन में है। तो ए में नहीं है क्यू के बाद पी, बी में है क्यू के बाद पी, QPRS है, और सी में है क्यू के बाद पी, SQPR है, और डी में क्यू के बाद पी नहीं है। ये श्योर हो गया कि क्यू के बाद पी आना है, तो आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब ए और बी पे हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, हम चलेंगे बी और सी पे। अब QPRS को अगर हम पढ़ें तो QP तो ठीक हो गया। अब आर द वुमेन न्यू, कौन से वुमेन है, कहाँ आई वुमेन, यानी क्यू के बाद पी जब आया तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन आर कहाँ से आ गया, अचानक ही वुमेन कौन से आ गई। अब देखिए एस क्या कह रहा है, द ओनली पैसेंजर्स अ यंग वुमन एंड हर 2 बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट। यानी कि जब पायलट मारा गया उस क्रैश में तो जो लोग अनहर्ट थे वो कौन थे, अ यंग वुमन एंड 2 बेबी डॉटर्स, राइट। इसका मतलब एस आना चाहिए S1 के तुरंत बाद, और जब एस आ गया तो इसके बाद अब एस अगर बिगिनिंग होगा तो एस से बिगिनिंग में एक ही ऑप्शन है दैट इज सी, हेंस सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए एस आ गया, इसके बाद क्यू, इट वॉज द मिडिल ऑफ विंटर, फिर पी, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, आर द वुमन, कौन सा वुमन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं जो अनहर्ट थी, द वुमन न्यू दैट द नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे, राइट। इसका मतलब SQPR हमें करेक्ट सीक्वेंस मिल गया, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पैराजंबल, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का पहला देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, नो वन कैन डिनाई दैट पीजेंट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशन, राइट। हाँ, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पीजेंट जो हैं वो फॉर्म करते हैं क्या, बैकबोन ऑफ द नेशन। किसी भी नेशन के जो बैकबोन होते हैं वो पीजेंट्स होते हैं। पीजेंट कौन, जो हमारे किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, राइट। अब इसका मतलब जब पीजेंट की बात कर रहे हैं तो आगे देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए बी सी डी आर आर एस एस। यहाँ देखिए दो ही बिगिनिंग सेंटेंस है, या तो आर या तो एस, राइट। अब यहाँ क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर, इस पे हम बात करते हैं। अब नाउ वी कैन सी एज द क्वेश्चंस, राइट, द ऑप्शंस इन द क्वेश्चंस आर 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 एस एस। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि या तो बिगिनिंग आर से होगी या एस से होगी। अगर हम आर से कर रहे हैं तो ही ग्रोज फूड, ही मीन्स कौन, द पीजेंट, राइट। बट इट इज़ आर ड्यूटी टू इम्प्रूव हिज लॉट, किसका लॉट, पीजेंट के लॉट। लेकिन क्यों उसकी, मतलब वाई इट इज़ आर ड्यूटी टू इम्प्रूव हिज लॉट, ये अभी हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसका मतलब हमें एस से बिगिनिंग ना करके बिगिनिंग आर से करना है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर हम आर से बिगिनिंग करते हैं, ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, and if he grows food for the whole country, that's why hence he is the most useful member of the society। अब peasant को सबसे यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी क्यों बनाया गया है, क्यों, बिकॉज ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री। तो कहीं ना कहीं एक कॉज एंड इफेक्ट है आर एंड पी में, तो आर एंड पी को हम कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब यहां से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, येट दिस फेलो इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, राइट। तो पहली बात तो वो हमारे कंट्री के लिए फूड ग्रो करता है, इसलिए वो हमारे सोसाइटी का सबसे यूजफुल मेंबर है। आर के बाद पी आ गया, इसके बाद हमने कॉन्ट्राडिक्शन के एट दिस फेलो इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, तो आर पी के बाद क्यू। बट लास्ट में हम सोल्यूशन क्या दे रहे हैं इसका, कि इट इज आर ड्यूटी टू इंप्रूव हिज लॉट। अब कैसे हम इंप्रूव करेंगे, देखिए अब S6 लास्ट जो सेंटेंस है उससे मैच भी कर रहा है, वी शुड ग्रांट हिम द सोशल स्टेटस ही डिजर्व्स, राइट। तो जब हम उसे सोशल स्टेटस देंगे जो वो डिजर्व करता है, तो हम उसके लॉट को इंप्रूव कर देंगे। तो S यानी कि जो लास्ट सेंटेंस है वो S6 से, यानी कि जो एंडिंग वाला कंक्लूडिंग सेंटेंस है पैराग्राफ का, उससे कनेक्ट भी हो रहा है, राइट। तो हमें ये भी देखना है कि S1 से अगर बिगिनिंग आर कर रहा है तो S6 जो एंडिंग है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो S से, यानी S6 S सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके ठीक बाद ही कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज हियर A, RPQS, RPQS, right? So this is our third question. Now we are moving to fourth question. It is the fourth question, right? Priya went to the first counter at the post office as she needed stamps for 6 rupees. ये सेंटेंस 1 है। प्रिया फर्स्ट काउंटर पर जाती है पोस्ट ऑफिस में और उसे 6 रुपए का एक स्टैम्प चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन पे सीधे आइए, टेक्निक एंड ट्रिक निकालिए। ए ऑप्शन कह रहा है पी, बी कह रहा आर, सी कह रहा है एस, डी कह रहा क्यू। बिगिनिंग हम सिर्फ अभी पहले पकड़ेंगे, पी आर एस क्यू, यानी चारों सेंटेंस बिगिनिंग में हैं। तो अगर प्रिया की बात हम कर रहे हैं तो प्रिया वेंट टू द फर्स्ट काउंटर, पोस्ट ऑफिस के फर्स्ट काउंटर पर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि शी नीडेड स्टैम्प्स फॉर 6 रुपीज़। अब उसे 6 रुपए का स्टैम्प खरीदने के लिए फर्स्ट काउंटर पर जा रही है। तो अब पी स्टेटमेंट कह रहा है शी वॉज शोन द कॉर्नर वेयर गम बॉटल वॉज केप्ट। अब पहले स्टैम्प तो अभी ली नहीं, पहले ही गम बॉटल पे क्यों जाएगी, उसे गम की जरूरत तब होगी जब स्टैम्प वो खरीद चुकी होगी। हेंस पी तो इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब क्यू की तरफ चलते हैं। द वुमन बिहाइंड द काउंटर सेड इट वॉज रजिस्ट्रेशन काउंटर एंड डायरेक्टेड हर टू द लास्ट काउंटर, यानी कि कहीं ना कहीं जिस काउंटर पर गई वो फर्स्ट काउंटर पर, वहां पे जो लेडी बैठी थी, वुमन बैठी थी, उसने रजिस्ट्रेशन काउंटर, मतलब उसने बताया प्रिया को कि इट वॉज एक्चुअली रजिस्ट्रेशन काउंटर एंड उसने डायरेक्ट किया उसे प्रिया को जाने के लिए कहाँ, लास्ट काउंटर की तरफ, यानी कि कहीं ना कहीं क्यू मैच कर सकता है, राइट। अब जब प्रिया को उस वुमन ने लास्ट काउंटर शो किया तो प्रिया ने क्या किया होगा, शी थैंक द लेडी, उसने लेडी को थैंक किया एंड केम टू द काउंटर ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड गॉट द स्टैम्प्स। अब देखिए वो स्टैम्प लेने गई थी, उसे स्टैम्प मिल गया, यानी जिस काउंटर पे पहले गई थी वो रजिस्ट्रेशन काउंटर था और वहाँ पे जो वुमन बैठी थी काउंटर पर उसने उसे इंडिकेट किया कि वो लास्ट काउंटर पे जाए जहाँ पे उसे क्या मिलेगा, स्टैम्प्स। तो यानी क्यू के बाद कौन सा ऑप्शन आ गया, एस। अब क्यू के बाद हमें देखना किस ऑप्शन में एस आ रहा है, डी में, क्यू के बाद एस। अब आर भी देख लेते हैं। शी वॉज लुकिंग फॉर गम, अब जब उसे स्टैम्प मिल गया तो वो अब गम ढूंढ रही थी टू एफिक्स द स्टैम्प्स ऑन द एनवेलप, यानी क्यू एस के बाद आर भी बिल्कुल कनेक्ट कर रहा। अब पी
शी वॉज शोन द कॉर्नर, यानी कि उसे क्या चाहिए था, गम एफिक्स करने के लिए स्टैम्प्स, इसलिए शी वॉज शोन द कॉर्नर वेयर गम बॉटल वॉज केप्ट। तो अब यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या आ रहा है, S1 के बाद यहाँ पे आना चाहिए Q, Q के बाद आना चाहिए S, S के बाद आना चाहिए R और R के बाद आना चाहिए P। क्यों, जब गम बॉटल मिल गया अब उसने क्या किया, लास्ट भी हम मैच कर लेते हैं 6, शी वेंट टू द कॉर्नर, took 2 drops of gum, affixed the stamps and put the letter in the post box। ये देखिए पूरा मैच कर गया, राइट, यानी कि Q S R P एंड हियर द करेक्ट आंसर इज D। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है म्यूजिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, राइट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है म्यूजिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अब पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं। S R R S, तो ये श्योर है कि जो कनेक्टिंग सेंटेंस होगा S1 के बाद वो होगा S या R। अब हमें S देखना है और R देखना है कि दोनों में ज्यादा कनेक्टिंग सेंटेंस कौन सा है। अब जब S और R दो ही स्टेटमेंट्स हैं जो कनेक्टिंग होंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस फिर से हम पढ़ते हैं, कह रहा म्यूजिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। जब म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो अब म्यूजिक से कनेक्ट कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, S या R। S कह रहा है द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटिक कंटिन्यू टू सर्वाइव थ्रू ओरल ट्रेडिशन बीइंग पास्ड ऑन बाय टीचर्स टू डिसाइपल। अब हम मेन स्कूल्स पर आगे क्लासिकल म्यूजिक के, अभी तो म्यूजिक के बारे में आगे हमने बात की नहीं, हम सीधे आगे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। जबकि R स्टेटमेंट देखिए कह रहा है म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड कर्नाटिक क्लासिकल, यानी कि अगर म्यूजिक को हम डिवाइड करने कितने पार्ट में, वेस्टर्न क्लासिकल में, हिंदुस्तानी क्लासिकल में एंड कर्नाटिक क्लासिकल, राइट, एंड फोक में। तो ये हमारे म्यूजिक के डिवीजन हो गए। अब हमने म्यूजिक के डिवीजन को हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, तो अब हम सिर्फ एक पैटर्न पे आ गए और वो किस पे, हिंदुस्तानी क्लासिकल पे। तो द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कौन कौन, हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटिक कंटिन्यू टू सर्वाइव थ्रू ओरल ट्रेडिशन बीइंग पास्ड ऑन बाय टीचर्स टू डिसाइपल। और जब टीचर ने डिसाइपल को पास ऑन करते गए ट्रेडिशन, अब इस ट्रेडिशन के बारे में कौन सी बात कही गई, दिस हैज लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस कॉल्ड घरानाज। क्यों, यानी कि R पहले म्यूजिक को हमने डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में म्यूजिक को डिवाइड किया गया है, और फिर हम आगे क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक जो है क्लासिकल म्यूजिक को, वो किस तरीके से कंटिन्यू हुई ओरल ट्रेडिशन के थ्रू बाय टीचर्स टू डिसाइपल। और फिर जो टीचर ने डिसाइपल को अपना म्यूजिक का ट्रेडिशन पास ऑन करते रहे, इसने क्रिएट किया घराने को। तो R के बाद S, S के बाद Q। अब एकदम एक अलग स्टेटमेंट आ गया, अ न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक नोन एज ख्याल एमर्ज्ड ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। जो नई फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक आई, ये जो ख्याल जो इमर्ज हुई कब, ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। तो दिस स्टाइल, यानी जो ख्याल म्यूजिक इमर्ज होके आई, दिस स्टाइल गेव एन एंटायरली न्यू डायमेंशन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन, राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं R कनेक्ट कर रहा था S को, S कनेक्ट किया Q को, तो R S Q हो गया। अब P एकदम डिफरेंट स्टेटमेंट हो गया और P एंड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किससे, S6 से। हेंस द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, R S Q P, R S Q P किस में है, C, एंड C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये 5 क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस कराया जो सिर्फ PQRS से रिलेटेड थे और जो स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके NDA, CDS, FCAT में पूछे जाते हैं, राइट। अब आगे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो स्पेशली बैंकिंग में पूछे जाते हैं। बैंकिंग का जो पैरा जंबल होता है, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, वो किस टेक्निक पे बेस होता है, हम इसकी बात करते हैं, राइट। अब ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका कह क्या रहा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस A, B, C, D, E and F in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the question given below. अभी तक पूरे पैसेज से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता था। अब यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, वो भी कितने सेंटेंसेस में, 6, और उस 6 सेंटेंसेस से जो पैराग्राफ दिया गया वो जंबल कर दिया गया, आगे पीछे कर दिया गया है, और इसी पैसेज के बेस पर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, पहले ये देखना है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी द फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, जब हम रीअरेंज करेंगे तो कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, कौन सा लास्ट आएगा, यानी 6th,
और कौन सा फोर्थ आएगा, कौन सा फिफ्थ आएगा, राइट। यानी एक सेंटेंस छोड़ करके बाकी 5 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए गए हैं 6 सेंटेंसेस पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हमें पहले रीऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। पहले तो हमें करेक्ट रीऑर्डर करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट कि विच शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ए देखिए सीधे कह रहा है हेंस। अब हेंस आई एम श्योर कि कैन नॉट बी द बिगिनिंग सेंटेंस, राइट। द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट आफ्टर डिनर वी डोंट ईट होल नाइट एंड दिस इज अ लॉन्ग टाइम फॉर द बॉडी टू गो विदाउट फूड। इस पूरे बी स्टेटमेंट में ये नहीं समझ में आ रहा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द वर्ड, कौन सा वर्ड, विच वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हैज ओरिजिनेटेड। सी कह रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम वी कीप ऑन ईटिंग एंड मंचिंग आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स। बट ये ड्यूरिंग द डे टाइम की जो बात हो रही, हम हमेशा 3 या 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्यों खाते रहते हैं और किस फैक्ट से रिलेटेड है, ये अभी बात नहीं मिली। डी कह रहा है पीपल ऑफन आस्क्ड एज टू व्हाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट होता क्यों है, राइट। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, अक्सर लोग पूछते हैं पीपल ऑफन आस्क्ड एज टू व्हाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट। अब कहीं ना कहीं देखिए ये स्टेटमेंट बिगनिंग हो सकता है, कैसे, क्योंकि बट से भी बिगनिंग नहीं होगा। ई जो कह रहा है, एफ कह रहा है द आंसर लाइज, कौन सा आंसर, जो डी में पूछा गया है। यानी कि हमें लगता है कहीं ना कहीं ये कौन सा आंसर, कौन सा स्टेटमेंट बिगिनिंग होना चाहिए, इट शुड बी डी। क्यों, डी कह रहा है पीपल ऑफन आस्क्ड एज टू व्हाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग पूछते हैं भाई ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, राइट। अब इसका नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा देखिए, एफ कह रहा है द आंसर लाइज इन द वर्ड ब्रेकफास्ट इटसेल्फ। आंसर तो उस वर्ड ब्रेकफास्ट में ही है। तो कहीं ना कहीं डी अगर फर्स्ट होना चाहिए तो हमें ये भी देखना फर्स्ट स्टेटमेंट डी ऑप्शन है। अब देखो 1 2 3 4 5, अब यहाँ ए बी सी डी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4 5। एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में 4 ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी करके, और बैंक में 5 ऑप्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने गेस किया कि डी होना चाहिए, डी बिल्कुल यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में डी ऑप्शन है भी, यानी कि सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड, जिसमें वर्ड कौन सा दिया हुआ है, डी, यानी कि डी शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अब एफ हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, या हम लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, सेकंड। अब सेकंड कहाँ पे पूछा है, सेकंड कहीं पूछा ही नहीं है, राइट। सेकंड जब नहीं पूछा तो हमें अब थर्ड की तरफ चलना चाहिए। सेकंड हमें मिल गया द आंसर लाइज इन द वर्ड ब्रेकफास्ट इटसेल्फ। क्यों हमें ब्रेकफास्ट में ही आंसर मिल रहा है, उसका रीजन हमें ढूंढना है, राइट। अब नाउ वी कैन सी, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया, सेकंड स्टेटमेंट मिल गया, अब हमें थर्ड ढूंढना है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, डी, मार्क करते चलिए। यहाँ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। डी आप अपने कॉपी पे पूरा पैसेज लिख लिया करिएगा पॉज करके, तभी आपको ऐसा अरेंजमेंट करने में अच्छा आएगा और मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा। डी शुड बी द फर्स्ट, एफ शुड बी द सेकेंड। अब द आंसर लाइज इन द वर्ड ब्रेकफास्ट इटसेल्फ। क्यों आंसर ब्रेकफास्ट वर्ड में ही है, क्यों, क्योंकि ये वर्ड कहाँ से आया, ब्रेकफास्ट। अब इसकी हम बात करते हैं। अब देखिए बी ऑप्शन कह रहा है द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट आफ्टर डिनर वी डोंट ईट होल नाइट एंड दिस इज अ लॉन्ग टाइम फॉर द बॉडी टू गो विदाउट फूड। क्योंकि जो वर्ड आया ब्रेकफास्ट, ये आया कहाँ से, क्योंकि आफ्टर डिनर वी डोंट ईट होल नाइट, डिनर करने के बाद हम पूरी रात कुछ नहीं खाते हैं और सुबह तक बहुत लंबा टाइम हो जाता है जो बॉडी विदाउट फूड जाती है, राइट। लेकिन ड्यूरिंग द डे टाइम वी कीप ऑन ईटिंग एंड मंचिंग आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स। लेकिन रात भर तो हम विदाउट फूड रहते हैं, लेकिन डे टाइम में क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। डे टाइम में हम हर 3-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, राइट। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपका बी था थर्ड और यहाँ पे सी हो गया फोर्थ। सी कौन सा हो गया, फोर्थ, राइट। अब सी के बाद देखिए बट द ड्यूरेशन बिटवीन डिनर एंड ब्रेकफास्ट, राइट। यानी कह रहा दिन में तो हम हर 3-4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन द ड्यूरेशन बिटवीन डिनर एंड ब्रेकफास्ट इज प्रेटी लॉन्ग। लेकिन डिनर से और ब्रेकफास्ट के बीच का जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी लंबा होता है। समटाइम्स मे बी इक्विवेलेंट टू अ फास्ट, और कभी कभी इतना ज़्यादा होता है जैसे हम कोई फास्ट रख लेते हैं। इसीलिए हैंस द मील दैट इज टेकन इन द मॉर्निंग इज ब्रेकफास्ट। इसीलिए जो मील हम मॉर्निंग में लेते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रात भर जब हम बिना खाए रहते हैं तो उसे हम एक फास्ट की तरह रखते हैं, यानी कि जब उस फास्ट को हम ब्रेक करते हैं मॉर्निंग में, दैट्स वाई द मील दैट इज टेकन इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ए हो जाएगा लास्ट। हैंस वैसे भी हैंस, देयरफॉर, दस, ये सारे वर्ड्स कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं, ये कंक्लूजन देते हैं किसी पैसेज का, राइट। तो यहाँ पे आपका सही ऑर्डर देखिए क्या मिल गया। अब आपका सही ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे द फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी
डी, फिर सेकेंड स्टेटमेंट होना चाहिए एफ, थर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए आपका बी, राइट, और बी के बाद आपका फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा सी, सी के बाद आपका जो फिफ्थ स्टेटमेंट होगा वो होगा आपका ई, एंड लास्ट स्टेटमेंट शुड बी ए। अब ये देखिए हम आपके सामने एक पूरा सीक्वेंस लिख दे रहे हैं फिर से, डी एफ बी सी ई ए, डी फर्स्ट, एफ सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, ई फिफ्थ and A last. So let's see one more question. This is question number 7 of the rearrangement for banking examination. Rearrange the following 5 sentences A, B, C, D, E in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the question given below them. Now see the first question says lying at the point where the Eurasian plate constantly bumps up against the Indo-Australian plate. अब lying at the point, what is that thing which is lying at the point? Which thing we are talking about? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कहीं स्थित है, lying है, right? यानी पहले हमें उस चीज़ के बारे में बात करना है। इसका मतलब this cannot be the beginning of the paragraph. अब भी कह रहा with some 130 active volcanoes, Indonesia is a hotbed of tectonic plate activity. तो कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? 130 एक्टिव वोल्केनोज के साथ इंडोनेशिया क्या है? एक हॉटबेड है, किस चीज़ का? टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी का। तो और शायद यही इंडोनेशिया है जो लाइंग एट द पॉइंट फर्स्ट स्टेटमेंट की जो बात कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी के बाद ही स्टेटमेंट ए आएगा, राइट? अब देखिए यहाँ पे द फ्लिप साइड ऑफ द डिस्ट्रक्शन, विच डिस्ट्रक्शन, कौन सी डिस्ट्रक्शन की हमने बात की? देखो ए सेंटेंस में ही बात हुई है, आउटसाइड इरप्शंस, डेथ एंड मिजरी। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है वो ए में स्टेटमेंट हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी के बाद अगर ए आ रहा है तो ए के बाद ही सी आ रहा है। फिर कह रहा है डी, द 1883 इरप्शन ऑफ क्रैकाटोआ फॉर एग्जाम्पल किल्ड मोर देन 36,000 पीपल एंड इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लाउडेस्ट साउंड्स एवर हर्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो इरप्शन हुआ है, डेथ हुआ है, मिजरी हुआ है, इन्हीं के रिलेशन में डी ऑप्शन, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जहां पे 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं और उन वोल्केनोज का इंपैक्ट क्या है उस कंट्री में, इसकी बात कर रहे थे। यानी कि हमें पहला स्टेटमेंट मिल गया बी। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, विद सम 130 एक्टिव वोल्केनोज इंडोनेशिया इज अ हॉट बेड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी। अब वो सिचुएटेड कहाँ है? वहाँ पे ऐसा क्यों हॉट बेड है? क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ हो रही, प्लेट की एक्टिविटी हो रही, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब वो उसकी हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, दैट सिचुएशन इज बीइंग डिस्कस्ड हियर इन द स्टेटमेंट ए। तो हमारा जो बी स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट आ रहा है वो दैट इज ए। ए क्या कह रहा है? lying at the point where the Eurasian plate constantly bumps up against the Indo-Australian plate, volcanoes in the archipelago have long been associated with outsized eruption, death and misery. इसका मतलब B के बाद हमने A में बात किया, जो उन वोल्केनो से इरप्शंस हो रहे हैं और जो डेथ कॉज कर रहे हैं, मिजरी कॉज कर रहे हैं, राइट? अब उन्हीं डेथ मिजरी की बात कर रहा है डी स्टेटमेंट। एक इंसिडेंट ले रहा है इरप्शन का, जो कब का है? क्रैकाटोआ का जो इरप्शन हुआ था 1883 में। तो द 1883 इरप्शन ऑफ क्रैकाटोआ फॉर एग्जांपल किल्ड मोर देन 36,000 पीपल एंड इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लाउडेस्ट साउंड्स एवर हर्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। आई एम श्योर कि हमारा बिगिनिंग स्टेटमेंट कौन सा हो गया? बी। बी के बाद हमारा था ए, ए के बाद हमारा हो गया डी। लेकिन इतनी एक्टिविटीज़ के बाद जो देखिए यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, बट ऑल दिस जियोलॉजिकल फर्मेंट इज नॉट एन अनमिटिगेटेड नेगेटिव। यानी कि जियोलॉजिकल फर्मेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि इनका कोई अनमिटिगेटेड हमेशा नेगेटिव नहीं, इनको मिटिगेट भी हम कर सकते हैं, यानी कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट कहाँ है? सी में कंक्लूड कर रहा है, द फ्लिप साइड ऑफ द डिस्ट्रक्शन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वास्ट अमाउंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी दैट इफ हार्नेस्ड can provide Indonesia with the kind of clean and reliable energy source it is in desperate need of। यानी कि ठीक है, वोल्केनोज है वहाँ पे, वहाँ बहुत इरप्शन होता है, डेथ कॉज करता है, मिजरी कॉज करते हुए इरप्शन, लेकिन अगर उनको हार्नेस कर लिया जाए, उस जियोथर्मल एनर्जी को जो वोल्केनोज से मिलती है, अगर उसे हार्नेस कर लिया जाए तो इंडोनेशिया को क्लीन और रिलायबल एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी आज इंडोनेशिया को ज़रूरत है। तो इसका मतलब अगर आप देखिए एक कोहेरेंट पैसेज बन गया आपका, बी इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ए इज द सेकंड स्टेटमेंट,
D is the third statement, E is the fourth statement and final statement is C। लास्ट आंसर ये देखिए आपके सामने मैं फाइनल दे रहा हूँ BADEC। अब क्वेश्चंस भी देखिए ऑप्शन में आने चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट आना चाहिए आपका बी किस में है, सेकंड में बी है। थर्ड स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन में पूछा है विच शुड बी द थर्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो थर्ड हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, बी के बाद ए था, ए के बाद था डी, और डी स्टेटमेंट किस में है, थर्ड मीन्स डी, डी मीन्स फोर्थ, फोर्थ में देखिए फोर्थ ऑप्शन में डी है, राइट। लास्ट हमने पढ़ा था सी में, और सी स्टेटमेंट है, सॉरी सी आंसर है आपका थर्ड में, थर्ड ऑप्शन का आपका सी आंसर है, राइट। फिर फोर्थ पूछा था, फोर्थ हमारा है ई किस में है, ई ऑप्शन हमें देखना है, फोर्थ फिफ्थ में है, यानी जो फिफ्थ ऑप्शन है उसका देखिए ई दिया हुआ है, यानी फिफ्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, फोर्थ क्वेश्चन का। एंड सेकंड पूछा है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सेकंड होना चाहिए, सेकंड अभी हम लोगों ने पढ़ा था ए किस में है, फर्स्ट में, राइट। तो ये हमारा ये रीअरेंजमेंट क्लियर हो गया। आई होप कि जो ये आज का रीअरेंजमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम्स को टारगेट करके था, एक तो जो एसएससी एनडीए और सीडीएस के सेगमेंट में आता है जो PQRS पे बेस्ड आता है, और इधर जो आपका बैंकिंग एग्जामिनेशंस चाहे वो पीओ का हो चाहे क्लर्क में हो, इसी तरीके का रीअरेंजमेंट आता है जो ABCDEF करके आता है, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ठीक। तो आप इस पर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आगे भी आपको इसमें बहुत सी प्रैक्टिस कराएंगे, और जो भी प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे सामने ही कराएंगे, लाइव क्लासेस में भी करा देंगे। और अगर वहाँ उस प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे डाउट ज़रूर पूछिए।